हाँ जी बच्चों, समझ आया किसी को ये क्वेश्चन कैसे करना है बताओ। समझ आ गया, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा। अच्छा कैलकुलेशन कर रहा है कर। मींस मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहा उसको, समझ आ गई कि करना क्या है। अच्छा तो बच्चों ये एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, तो उसमें हमने चारकोल डाला है ना, चारकोल डाला, उसको शेक किया उसके साथ, चारकोल के साथ है ना, तो उससे कंसंट्रेशन कम हो गया। क्यों हो गया कंसंट्रेशन कम? क्योंकि कुछ एसिटिक एसिड जो है चारकोल पे एब्जॉर्ब हो गया। समझ में आ रहा है फंडा? ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हमने गैस गैस थी एक कंटेनर में है ना, वहां पे चारकोल रख दिया, ठीक है, पहले गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा कम हो गया। तो ये जो कमी आ रही है, कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, गैस के प्रेशर में कमी आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि वो कुछ एड्जॉर्ब हो रहा है चारकोल पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो कितना एड्जॉर्ब हो गया, कैसे निकालेंगे? ये जो कमी आई उससे निकालेंगे। इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, तो ठीक है, समझ में आया सबको? मोल्स एड्जॉर्ब ऑफ चारकोल, चारकोल के कितने मोल्स एड्जॉर्ब होंगे? पहले कितने थे? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम बताइए आपको, है ना। पहले थे 0.1 इंटू 0.1, क्योंकि वॉल्यूम इन लीटर्स। ठीक है रुद्रांश, समझ आ रही बात? और बाद में हो गए, यस सर। बाद में कितने मोल्स रह गए? इतने रह गए। तो जो कितनी कमी आ गई मोल्स में, वो यहाँ से आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये आ जाएगा 0.00, एक और जीरो, हाँ 0.5। बताओ समझ में आ रही कहानी सबको? कितने मोल एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हो गया? ठीक है, तो हम यहाँ से वो निकालेंगे कितना मास एड्सॉर्ब हुआ। क्लियर एवरीवन? तो मास ऑफ चार, मास ऑफ, अच्छा मास तो एसिटिक एसिड का एड्सॉर्ब हुआ है, सॉरी। मास एड्सॉर्ब किसका हुआ? एसिटिक एसिड का। मास ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब कितना आ जाएगा? इनटू मोलर मास कर देंगे। क्या कर देंगे? इनटू मोलर मास। ठीक है, तो ये 0.03 ग्राम आ जाएगा बच्चों। इतना मास एड्सॉर्ब हुआ, और किया किसने? 5 ग्राम चारकोल ने, है ना। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था x/m, एड्सॉर्प्शन क्या होता था? x/m, याद है सबको? तो जो इस टाइप का एक न्यूमेरिकल बनता है। बाकी तो कहानी है, बाकी तो थ्योरी है इस चैप्टर में। दो तरह के न्यूमेरिकल्स, एक तो वो लॉग वाले जो आपको बहुत गंदे लग रहे थे, है ना, लॉग वाला फॉर्मूला, लॉग के साथ खेलना, और एक बच्चों ये, दो तरह के बस न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ऑलराइट, समझ में आ रही कहानी सबको? कितना हो गया? 0.03 एड्सॉर्ब हुआ, किया किसने? 5 ग्राम चारकोल ने, है ना। तो कितना ग्राम पर चारकोल, पर ग्राम चारकोल आ जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, समझ आ रही बात? यस सर। ये आ जाएगा बच्चों एड्सॉर्प्शन ऑफ, है ना। तो इतना ग्राम एड्सॉर्ब कर रहा है 1 ग्राम चारकोल। तो ये हो गया जो हमारा इस चैप्टर का एड्सॉर्प्शन वाला पार्ट। इसमें एक ये न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी ज्यादा है। आपको बताइए फिजिक्स ऑप्शन, केमिस्ट ऑप्शन, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एड्सॉर्प्शन आइसोबार क्या होता है, फ्रुनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। बस दिक्कत आपको सिर्फ वहीं आ रही थी जहां पे आपने हाथ खड़े कर दिए थे। कहाँ पे? लॉग में, है ना। ये क्या था? फ्रुनलिश एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। कोई डाउट बच्चों? कहानी समझ में आ गई सबको इतनी? कोई डाउट हो तो बता दो यार। कुछ क्वेश्चंस और दे सकते हो आप? क्या करना है? क्वेश्चंस और? हाँ हाँ हाँ, इसके क्वेश्चंस और एक सेकंड रुको जी, 2 मिनट दो, मैं सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ क्वेश्चंस। और वो जो परसों आपका टेस्ट भी है ना, सबने पढ़ लिया अच्छे से? कब है सर? परसों है ना, 6 जून को। डेट शीट तो मिली हुई है तुम लोगों को? कौन से टॉपिक है? अबे तुम कौन से टॉपिक? सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशंस। सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दे दोगे? सर मैं तो बाद में दूंगा। हाँ तो बाद में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी सर बाद में दूंगा। क्यों? सर मैं भी बाद में देता हूँ सर, मेरा मंडे को स्कूल का है, अच्छा अच्छा, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्कूल में तेरा? यस सर। ठीक है, ऐसा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, दे देना बस बाद में।
तो एक क्वेश्चन तो मैं खुद से बना देता हूँ, तब तक मेरे को ढूंढने में टाइम लग रहा है यार। एक क्वेश्चन तब तक खुद से बना देते हैं। ग्राफ बिटवीन log of x bar and log p, the straight line with slope, क्या रखें इसका slope? कुछ नहीं रख सकते यार। Sunday. शाम को 5 बजे तक वापस भी आ सकते हैं ना, किसी भी सुबह। करो चूज एक बार। सर वो क्या लिखा है, log x by m and log p, p। इन्हीं दो के बीच में ग्राफ होता है ना यार, ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, इनके के बीच में ग्राफ होता है log x by m और log p के बीच में, ठीक है।
हाँ जी, कौन बता रहे हैं? 16 आ गया लॉग के साथ खेलना थोड़ा। तो ये मैथ्स तो आती है सबको, y इक्वल टू mx प्लस सी आती है बच्चों सबको, है ना? y इक्वल टू mx प्लस सी बता भी दिया था मैंने। स्लोप log p का जो कोफिशिएंट है दैट विल बी स्लोप 1/n, है ना? और इंटरसेप्ट होता है ये, इंटरसेप्ट होता है ये, ठीक है? कोई डाउट? तो हमें दे रखा है बच्चों स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2 log p। बस इतना सा बात है, इतनी सी बात है मतलब। और log k की वैल्यू दे रखे 0.6, ठीक है? तो कोई k की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से निकाल दोगे। अभी हमें x/m बताना है, कितने प्रेशर पे बताना है? 2 log 2, प्रेशर दे रखा है 2 atm। बताओ कौन बता रहा है इसको सॉल्व करके? तो 16 है ना? स्क्रीन आ रहा है? यस देख लेते हैं। 2 log 2 को मैंने क्या बताया था? log 2 का स्क्वायर लिख देंगे, मतलब log 4 हो गया। 0.6 को log 4 हाँ log 4 लिख देंगे, बिकॉज log 2 इज 0.3। ये वैल्यू आपको हो सकता है दे रखी हो, log 2 की वैल्यू 0.3, तो 0.6 इज 2 log 2। ठीक, ये सब चालाकियां आपको आनी चाहिए बस, छोटी सी। बताओ कोई दिक्कत बच्चों? log 4 प्लस log 4 कैसे भी खेल लो इसके साथ। log a प्लस log b, log a इंटू log b। x/m का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 16। समझ में आ रहा है? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लॉग में अच्छे होते जाओगे। डर के छोड़ दोगे तो फिर कोई कभी नहीं आएगा आपको लॉग के साथ खेलना, ठीक है? डरना नहीं है, क्वेश्चंस करो, मैं और सेंड कर दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है? बताओ, ठीक है अर्नब, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली भी आते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, थ्योरेटिकली भी आते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, मेंस एडवांस दोनों में, है ना? और मेंस में ये क्वेश्चंस भी आए हैं, इनफैक्ट दोनों तरह की चीजें अपने पानी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज नेक्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का जो वो है कॉलॉइडल सॉल्यूशन। सरफेस केमिस्ट्री में दूसरा फंडा आता है हमारे, हमें जो पढ़ना है दैट इज कॉलॉइड्स या कॉलॉइडल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे क्वेश्चंस में एडवांस हर जगह आता है। तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है? कॉलॉइडल या कॉलॉइड्स होते हैं, पहली बात तो इनमें वो जो पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है ना? थोड़ा सा क्या होता है, साइज बड़ा होता है। जैसे नॉर्मल आप पढ़ते हो सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन जो आपने पढ़ा था, उसमें साइज बहुत छोटा हो जाता है पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का साइज उसमें बहुत छोटा हो जाता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना? तो पानी में नमक घोलोगे आप, बहुत अच्छे से घुल जाएगा, दिखाई भी नहीं देंगे NaCl के पार्टिकल्स। समझ वाली चीज, ठीक? लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा साइज में बड़ी रहती है। जैसे आप प्रोटीन शेक बनाओगे तो वो प्रोटीन के आपको पार्टिकल्स तैरते हुए दिखाई देंगे वहां पे, ठीक है? तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉलॉइडल सॉल्यूशन। एक तो ये इसका जो साइज होता है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, साइज बहुत छोटा नहीं होता और ना बहुत बड़ा होता है। तो तीन चीजें होती हैं, एक होता है बच्चों ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब पानी में रेता मिला दिया, रेते पे है ना, सैंड मिला दी, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखेंगे आपको मजे में। तो ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा। सस्पेंशन में होता है पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी बड़ा, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा। और कॉलॉइडल सॉल्यूशन में साइज होता है इनके बीच में, इंटरमीडिएट, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, साइज इज इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रही बात? सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कॉलॉइडल सॉल्यूशन की कि पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस नहीं होता। नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक? तो कॉलॉइडल सॉल्यूशन की पूरी डेफिनेशन ये होती है, कॉलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर
having particle size of the intermediate range, that is 1 nanometer to 1000 nanometer. तो दो प्रॉपर्टी हैं खास जिनसे हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं, डिसाइड करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर और 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, यस दिस इज इम्पोर्टेंट। पहले हमें ये ध्यान रखना है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या उसकी खासियत है, ऐसा क्या अलग है उसमें, वो हमने देखा जो ठीक है। उसके बाद होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन on the basis of physical state of dp and dm. dp is dispersed phase and dm is dispersion medium. ये दो टर्म्स क्या होता है इनका मतलब बता रहा हूँ। तो ये दो नई टर्म्स आ गई बच्चों। सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन में बच्चों लाइन कट गई। लाइन कट गई, एक सेकंड। ठीक है रुद्रांश? यस सर। तो बच्चों जो सॉल्यूट होता था आपका, है ना, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होता था, सॉल्यूट क्या होता था? जो कम अमाउंट में होता था, याद है आपको? जो कम होता था उसको सॉल्यूट बोलते थे, जो ज्यादा होता था उसको क्या बोलते थे? सॉल्वेंट। अब यहाँ पे, है ना, अब वही है, नई चीज पढ़ रहे हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन नहीं पढ़ रहे। तो नए स्टाइल मारने के लिए नए नए वर्ड्स आ गए। डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। जो कम अमाउंट में होता है उसको डीपी बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। सॉल्यूट नहीं बोलेंगे हम, कुछ नया स्टाइल मारेंगे। सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है उसको बोलेंगे डिस्पर्शन मीडियम। तो वो मीडियम है, वो ज्यादा है तो वो मीडियम है। और उसमें डिस्पर्स्ड फेज, उसमें कुछ पार्टिकल्स गिरे हुए हैं, फंसे हुए हैं, दिख रहे हैं हमें, लेकिन वो साइज में बड़े हैं क्योंकि, लेकिन जो सॉल्यूट है उसको डिस्पर्स बोलते हैं यहाँ पे। हाँ मेरे सर तो बस नाम ही बदल गया, सेम कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस नाम बदल गया, है ना? समझ आ रही बात? इसलिए मैं तो इसी तरह से बताता हूँ कि भाई जो वहाँ पे जिसको सॉल्यूट बोलते थे उसको यहाँ पे डीपी बोलते हैं, जबरदस्ती स्टाइल मारने के लिए, है ना? और जिसको वहाँ पे सॉल्वेंट बोलते थे उसको यहाँ पे डीएम बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। क्लियर है सबको इतनी चीज? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो बच्चों अब इसमें आपको थोड़ा सा एक ना गंदा सा टेबल याद रखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में बना हुआ है। अभी दिखाते हैं, ठीक है? तो डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 8 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशंस हैं, है ना? 8 क्यों है? डीपी डीएम कुछ भी हो सकता है, डीपी सॉलिड हो सकता है, डीएम भी सॉलिड हो सकता है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर भी होगा यहाँ पे, है ना? जो हम हाथों में ये आप क्या डालते हो, क्या बोलते हो यार हिंदी में इसको, स्टोन्स डालते हो, है ना? कौन सा डाला मैंने? पन्ना, जो भी पन्ना वन्ना जो भी बोलते हैं इसको, ग्रीन वाला, ग्रीन एमराल्ड और ये सब, है ना? तो दोज आर आल्सो मिक्सचर ऑफ सॉलिड सॉलिड। वो सॉलिड सॉलिड के मिक्सचर होते हैं। समझ में आ रही बात सबको? ठीक, दोज आर आल्सो अ कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। तो डीपी और डीएम दोनों अगर सॉलिड फेज में होंगे, ठीक है, तो वो एक कैटेगरी होगी। डीपी सॉलिड हो सकता है, डीएम लिक्विड हो सकता है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल सॉल्वेंट में भी यही होता था, नॉर्मल सॉल्यूशन में भी यही होता था। नॉर्मल सॉल्यूशन में भी यही होता था, जो सॉल्यूट सॉलिड होता है ना, और सॉल्वेंट क्या होता है? जनरली लिक्विड होता है, ठीक है? तो उसको बोलते हैं सॉलिड और लिक्विड, मतलब एक चीज सॉलिड और एक चीज लिक्विड। तीसरी कैटेगरी आ जाएगी फिर आपकी सॉलिड और गैस, है ना? हवा में डीएम, इसमें डीएम क्या हो गया? गैस हो गई हवा। हवा में पार्टिकल्स तैर रहे हैं सॉलिड के, डस्ट पार्टिकल्स भी एक
कॉलॉइडल सॉल्यूशन बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स को भी, ठीक है। हवा में डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। वो पार्टिकल्स आपको दिख भी सकते हैं, है ना, तो वो कॉलॉइडल सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ रही बात? 3 कैटेगरी हो गई। चौथी कैटेगरी भी आ गए। अब सॉलिड 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 हो गए, तीनों केस हो गए। डीपी लिक्विड हो गया और वो सॉलिड हो गया। सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। डीएम सॉलिड ज्यादा है, लिक्विड कम है। इसका एग्जांपल बताऊं मैं आपको? इसका एग्जांपल होता है वो बटर, अमूल बटर जो होता है ना, व्हाइट वाला जो मक्खन होता है, ठीक है, उसमें क्या है, सॉलिड वाला चीज ज्यादा है, लिक्विड वाली चीज थोड़ी कम है। बताओ मेरे को, समझ आ रहा है? इस तरह के इसमें रियल लाइफ एग्जांपल बहुत सारे बनेंगे। पहले मैं आपको कैटेगरी लिखवा देता हूँ, ठीक है। लिक्विड सॉलिड। अगला एग्जांपल आ गया लिक्विड लिक्विड। हमारा जो मिल्क है बच्चों, मिल्क दूध, वो भी एक कॉलॉइडल का एग्जांपल, लिक्विड लिक्विड, है ना। उसमें दोनों चीजें लिक्विड हैं, उसमें 2 चीजें लिक्विड, मतलब कि उसमें पानी भी है और उसमें फैट्स भी हैं, वो भी लिक्विड की फॉर्म में। समझ में आ रही चीज? तो मिल्क इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लिक्विड और गैस। गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स, है ना। क्या इसका एग्जांपल बहुत आसान है, फॉग। फॉग तो जानते ही हो आप, है ना। गैस में, हवा में लिक्विड के पार्टिकल्स, एरोसोल, है ना, एरोसोल, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइडल सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। तो फिर एरोजेल, कौन सा, क्या बोला, फिर से बोल। फिर एरोजेल, हाँ एरोजेल, वो वही सब वो सारे एग्जांपल्स फिर हैं। जो स्प्रे कैन होते हैं वो भी। हाँ, जो स्प्रे करते हैं ना, वो सब चीजें, ठीक है, वही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है मेरे, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके रियल लाइफ से आएंगे, हाँ सर। कैटेगरीज आएंगी, देखना। ठीक है, तो लिक्विड वाले 3 हो गए, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड 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 गैस। फिर आगे आपका गैस डीपी, मतलब गैस कम, सॉलिड ज्यादा, सॉलिड में गैस। इसका एग्जांपल क्या होगा? फोम, फोम, झाग वगैरह। अच्छा, वो और भी, मतलब मुझे भी इतना चीज ये इतना याद नहीं है, जो एग्जांपल अभी देख लेंगे उसके। गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, ये 8 कैटेगरीज होंगी, है ना। गैस गैस कभी भी कॉलॉइडल नहीं होता। गैस गैस का मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस होता है। गैस गैस अच्छे से घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। सो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कॉलॉइडल। बाकी सारे 8 कैटेगरीज यहाँ पे बनती हैं। बताओ, समझ आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो ये 8 कैटेगरीज होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे है ये? फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। क्लियर है सब कोई चीज? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो। सर टेबल पे क्वेश्चन, मतलब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टेबल की, ये सिर्फ बिल्कुल। टेबल नाम की है? नहीं नहीं नहीं, ये है इसके ऊपर डायरेक्टली मेंस में क्वेश्चन भी आ जाता है, वैसे वही मैं भी लिखवा रहा हूँ आपको ना। तो ये आप एनसीईआरटी जब खोलोगे तो ये आएगा आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स में। सॉलिड के टाइप को, टाइप ऑफ सॉलिड को, उसको नाम को बोलते हैं सॉलिड सोल। क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल, है ना। और आप देखोगे तो एग्जांपल्स भी पूछ लेते हैं मेंस में। 1-2 क्वेश्चन यार ऐसे भी आए हैं मेंस में, लोग ना किसी भी हद तक चले जाते हैं। मेंस में पूछ लेते हैं कि ये किसका एग्जाम्पल है ना। जैसे जेम स्टोन्स, आपसे पूछेंगे जेम स्टोन्स किसका एग्जाम्पल है, इसमें डीपीडीएम क्या है ना। ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं मेंस में, मैं आपको दिखाऊंगा ना। तो जेम स्टोन्स में क्या बोलेंगे हम? सॉलिड सॉलिड, डीपीडीएम दोनों क्या होंगे? सॉलिड सॉलिड। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं यार मेंस में। समझ आ रहा है बच्चों सबको? ठीक। सॉलिड लिक्विड, नॉर्मल जो सॉल्यूशन बोलते थे उसको यहाँ पे स्टाइल मारने के लिए सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल। पेंट, पेंट इसी का एग्जाम्पल है। पेंट में क्या है? लिक्विड है और उसमें थोड़ा सा सॉलिड, हल्का सा सॉलिड क्या है?
जो उसमें जो पेंट जो होता है, कलर होता है, वो थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है। समझ आ रही बात? बताओ, क्लियर है? एरोसोल, इसको एरोसोल बोलते हैं। जब गैस में सॉलिड होता है तो उसको बोलते हैं एरोसोल्स। क्लियर? स्मोक डस्ट, डस्ट बोला ही मैंने आपको कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स तैर रहे हैं, स्मोक। लिक्विड एंड सॉलिड इज नोन एज जेल। जेल, इसका एग्जांपल होता है जेलीज, चीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई चीज में बताओ डीपी का स्टेट क्या है, डीएन का स्टेट क्या है ना? अब बताओ, ये थोड़ा सा अपन पढ़ लेंगे तो जबरदस्ती का ये 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब जो भी है ना, एक क्वेश्चन मस्त मस्त एकदम हमारा सही हो जाएगा। और उसमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह तो करनी नहीं, बस हाँ थोड़ा सा हमें ये टेबल को ध्यान रखना होगा, है ना? और ये आप रियल लाइफ से सोच के बता सकते हो। चीज है, चीज आपके सामने पड़ा हुआ है, पनीर आपके सामने पड़ा हुआ है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है? जो भी चीज बच्चों आपको सॉलिड फॉर्म में दिख रही है, मतलब उसमें सॉलिड ज्यादा है ना? और उसमें आप थोड़ा दबाओगे तो पानी वानी निकलेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी अंदर कम अमाउंट में। लॉजिक लगा के भी आप इसको बता सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये है, कोई दिक्कत? लिक्विड, लिक्विड पढ़ेंगे इसको हम अलग से, इमल्शंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? इमल्शंस। लिक्विड लिक्विड के कॉलोइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं इमल्शंस। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको? मिल्क, ठीक है, हेयर क्रीम, ये सब। लिक्विड गैस, इसको भी एरोसोल बोलते हैं। हालांकि मुझे याद है इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी गड़बड़ कर रखा है। ये सॉलिड एरोसोल होता है ना, जो उसमें सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ये नॉर्मल एरोसोल होता है जो आप स्प्रे वगैरह की बात कर रहे थे ना, ठीक है मेरे? तो गैस में लिक्विड के पार्टिकल्स, उसको नॉर्मली एरोसोल बोलते हैं। फॉग, मिस्ट, क्लाउड, क्लाउड इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज, ठीक है? पायल समझ आ रहा है? नव्या, नीति, कहानी। सर तो जैसे जो इमल्शन पेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इमल्शन पेंट्स, हाँ वो भी पेंट्स, वो तो क्या, वो तो उसका नाम है ना यार, कंपनी का नाम है वो तो, इमल्शन तो यार कंपनी। नहीं सर, वो तो पेंट का नाम है, कंपनी का तो कुछ और है शायद। हाँ जो भी, ठीक है। तो इमल्शन वो मतलब कि जो इमल्शन पेंट्स होते हैं, वो पेंट्स भी यार दो कैटेगरी के, दो तरह से हो सकते हैं ना। अगर थोड़ा तो उसको पतला कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, तो फिर वो लिक्विड लिक्विड ही हो जाएगा। ठीक है रुद्रांश? समझ में आ यस रही सर। बात? हाँ, गैस लिक्विड का फोम, गैस लिक्विड इज फोम। क्लियर है बच्चों? तो फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम, ये सब यार मुझे भी याद नहीं है, मैं एनसीईआरटी में से देख के लिख रहा हूँ, साफ बात ये है, आपको बताइए, है ना? मेरे को भी ये सब चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी सी याद है, मुश्किल है इनको याद करना, लेकिन आपको करना पड़ेगा, है ना? आपको करना पड़ेगा, एग्जाम आपको देना है। समझ में आ गई बात बच्चों? ये हो गई हमारी टेबल। दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम पार्टिकल्स। क्लियर हो बच्चों इतना? ठीक। ये गंदी सी टेबल आपको याद करनी है। इसके बाद चीजें थोड़ा सा नॉर्मल है, लॉजिकल है, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ classification on the basis of type of particles, on the basis of type of dp particles, dispersed phase particles, solute के particles के type पर। ये देखना चाहिए, इजी है और समझने वाली चीज है। एक है मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स, ठीक है? तो जो सल्फर सोल, गोल्ड सोल, गोल्ड है ना, जब हम ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं तो उनके पास जो वो है सोने का पानी बोलते हैं ना, पहले बोलते थे सोने का पानी, वो जो जिससे वो क्लीनिंग करते हैं, ज्वेलरी की क्लीनिंग करते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है, पानी में। सर ये सोल क्या है? सोल बेटा वही है ना ऊपर जो हमने पढ़ा था,
क्या सॉलिड इन लिक्विड, सबसे कॉमन क्या होगा हमेशा, सॉलिड इन लिक्विड, जो सॉल्यूशन में भी था। समझ आ रहा है मेरे? जब डीपी सॉलिड है और डीएम क्या है, लिक्विड है ना, लिक्विड में जब सॉलिड के पार्टिकल्स तैर रहे हैं तो हम उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये जो ज्वेलरी शॉप पे यूज करते हैं उसमें पानी में थोड़े थोड़े से बस गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो क्लीनिंग करते हैं। समझ आ रही बात? सल्फर सोल, गोल्ड सोल। अब ध्यान से समझना मेरी बात, सल्फर एटम तो बहुत छोटा होगा, है ना, तो ये कॉलोइडल रेंज में कैसे आएगा? कॉलोइडल रेंज मतलब साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, कैसे जाएगा इस साइज में? जब ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, एग्रीगेट बना लेंगे, एग्रीगेट बहुत सारे सल्फर एटम्स मिलके एक कण बना लेंगे, एक क्या बना लेंगे, पार्टिकल बना लेंगे, कॉलोइडल पार्टिकल बना लेंगे। समझ में आ रही मेरी बात सबको? गोल्ड सोल, गोल्ड एटम तो बहुत छोटा होगा लेकिन बहुत सारे एटम्स मिलके एग्रीगेट बनके, तो इसलिए बोल रहे हैं इसको मल्टी मॉलिक्यूलर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या एटम्स मिलके कॉलोइडल रेंज में आ रहे हैं। बताओ समझ में आ रही बात बच्चों सबको? ठीक, जनरली ये ऐसे ही इनऑर्गेनिक वाले होंगे। कौन से वाले होंगे? इनऑर्गेनिक वाले। क्लियर है सबको? when a large number of atoms when a large number of atoms or smaller molecules aggregate समझ में आ रहा है सबको, है ना, मिक्स मतलब एड अप होके, फिर वो इकट्ठा होते हैं मतलब। हाँ इकट्ठे होके, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म species having size in colloidal range। कुछ मैं आपको इस तरह से ही पढ़ा रहा हूँ कि आपको एकदम समझ में आ जाए, कहानी की तरह ही आपको याद रखना है। जितना आप इसको स्टोरी की तरह याद करोगे, रटोगे नहीं, उतना आपको इजी रहेगा समझने। समझ वाली बात सबको? ठीक, तो सल्फर, गोल्ड, ये सारे, है ना, कहते हैं ना अकेले तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, अकेले तो ये कॉलोइडल रेंज में आ नहीं पाएंगे। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं, एग्रीगेट बना लेते हैं, है ना, यूनिटी, तब जाके ये मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलोइड की रेंज में आते हैं। ओके, सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स। मैक्रोमोलिकुलर है ना, नाम से आपको, आप सब लोगों को ये, है ना, इंग्लिश है मस्त। सर मतलब बड़े होते हैं उसके हाँ, molecule। उनका अकेले एक मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकल का साइज ही, एक मॉलिक्यूल का साइज ही कॉलोइडल रेंज में होगा। जैसे बच्चों प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आपने पढ़ोगे भी, आगे भी, पहले भी पता होगा, क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीमर्स। स्टार्च पॉलीमर है ना। ये सब जो आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे बाद में, गंदी गंदी चीजें, ठीक है, जो बायो वाले पढ़ते हैं, है ना, तो प्रोटीन, स्टार्च, इस सब में इनका साइज बहुत बड़ा होता है क्योंकि ऑलरेडी पॉलीमर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, तो ये अकेले ही कॉलोइडल रेंज में आ जाते हैं, कॉलोइडल साइज की रेंज में आ जाते हैं। समझ आ रही कहानी? ऐसे को बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स। ऑलराइट, व्हेन साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल्स, is in the colloidal range, the colloids are called macromolecular colloids। क्लियर? एग्जाम्पल आपके सामने, प्रोटीन, स्टार्च, गम, है ना, ये सारे के सारे जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बहुत स्टेबल भी होते हैं, इनमें एच बॉन्डिंग वगैरह होती है, सब आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में भी पढ़ोगे। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? अर्नब, रुद्रांश, देवांश, कोई डाउट? सर इस चैप्टर में फिर थ्योरीज आता है फिर न्यूमेरिकल? देख ही रहा है ना, तो थ्योरी है, और क्या बोल रहा हूँ मैं, है कहानियां सुना रहा हूँ, कहानी सुना सुना के परेशान हो गए मैं, तो बोल रहा क्या क्या ज्यादा है इसमें, है पॉलीथीन, पॉलीथीन है ना, पॉलीमर्स चैप्टर में पढ़ोगे आप, पॉलीथीन, तो ये सारे के सारे बच्चों क्या हो गए? मैक्रोमोलिकुलर कॉलोइड्स। थर्ड है एसोसिएटेड कॉलोइड्स। सर ऐसे कितने टाइप है? बस इसके 3 है, फिर एक और लास्ट क्लासिफिकेशन बस, है ना? अच्छा ठीक।
सर रटने पड़ेंगे सालों। हाँ बिल्कुल यार, ये तो केमिस्ट्री तो मेनली तो है ना, इसी के लिए तो मशहूर है केमिस्ट्री। वो तो अभी तक तो चैप्टर थे वो चल रही थी, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी, है ना। अब यही सब आना है, ये आएगा फिर ऑर्गेनिक आएगा फिर इनऑर्गेनिक आएगा, सब में अब रटना ही है बेटा, है ना। न्यूमेरिकल सर वाले ब्रैकेट में क्या लिखा है आपने? मिसल्स, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर खत्म हो गए आपके, है ना। 4 ही तो चैप्टर थे न्यूमेरिकल्स वाले, अब सब यही सब है भाई, गंदी गंदी चीजें याद करने वाली, मिसल्स। इसको सुना बच्चों, इसकी भी मस्त स्टोरी है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सोप सॉल्यूशन, सोप जब पानी में मिलाते हैं, सोप आपने पढ़ा है 10th में भी, हेड टेल याद है, हेड टेल, है ना। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग चेन, हाइड्रोकार्बन चेन, लॉन्ग जो चेन होती है वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, समझते हो, हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, वो उसको पानी से नफरत होती है, हाइड्रोफोबिक, जो पानी का फोबिया होता है, पता ही है आपको। और ये हेड वाला पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, आयनिक पार्ट होता है वो हाइड्रो है, वो वाटर लविंग होता है, ठीक। तो बच्चों ये ऐसे टंग जाते हैं पानी में, उल्टे सिर के बल ऐसे टंग जाते हैं पानी में, है ना। कि इनकी टेल, इनकी पूंछ बाहर की तरफ, क्योंकि वो जो पूंछ है वो कैसी है, वो हाइड्रोफोबिक है, उसे पानी से डर लगता है, वो बाहर की तरफ, ठीक। तो एट लेस कंसेंट्रेशन, जब कम कंसेंट्रेशन होती है तो सोप के मॉलिक्यूल्स ऐसे टंग जाते हैं, है ना। समझ आ रही बात बच्चों, ठीक। बहुत मजेदार स्टोरी है, स्टोरी की तरह याद करना है यार इसको, तभी मजा आएगा, ठीक है। जैसे जैसे हम सोप और ज्यादा पानी में घोलते जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ती है, हाई कंसंट्रेशन पे तो क्या होगा, सरफेस भर जाएगी। अब जब सरफेस पे पार्टिकल्स थे वो सारी सरफेस ही भर गई, अब क्या करेंगे, तो हाई कंसंट्रेशन पे ये कुछ और तरीका अपनाते हैं, ये अंदर जाके मिसल्स बना लेते हैं, आपने सुना भी होगा, गुच्छे जैसे बना लेते हैं ऐसे, इनको बोलते हैं जो मिसल्स, ये ऐसे गुच्छा सा बना लेते हैं। क्यों बना रहे हैं गुच्छा, ताकि हाइड्रोफिलिक पार्ट, जिसको प्यार से, मतलब जिसको प्यार है पानी से, वो बाहर की तरफ है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट, जिसको पानी से दुश्मनी, वो अंदर की तरफ, उसको छुपा लिया इन्होंने, ठीक है, उसको इन्होंने छुपा लिया। बात समझ आ रही बच्चों, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? अभी फिर से समझा सकते, समझा नहीं। इनको बोलते हैं मिसल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, मिसल्स। सर ये पूरा 10th वाला ही पार्ट है ना? ये 10th वाला ही, आपने 10th में पढ़ा है, वेरी गुड, शाबाश, है सर ना। सोप सॉल्यूशन लेस कंसंट्रेशन पे हवा में टंग जाते हैं, और हाई कंसंट्रेशन पे अंदर आके मिसल्स बना लेते हैं, ऐसा होता है, ऐसा देखा गया। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एसोसिएटेड कोलॉइड। क्या, एसोसिएटेड कोलॉइड। जब ये अलग अलग थे बच्चों, तब एक मॉलिक्यूल था, है ना। तो ये लो लो कंसंट्रेशन पे तो कॉलॉइडल नहीं है, हाई कंसंट्रेशन पे जाके कॉलॉइडल बन गए। ये मिसल जो है वो क्या है, कॉलॉइडल रेंज में आ गया। किस में आ गया, कॉलॉइडल रेंज में। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक। तो इसको स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया, एसोसिएटेड कोलॉइड्स की कैटेगरी में, क्योंकि ये नॉर्मली लेस कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, और हाई कंसंट्रेशन पे जाके कॉलॉइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहे हैं, एग्रीगेट बना रहे हैं। समझ आ रहा है, तो इसको एक नई कैटेगरी बना दी, एसोसिएटेड कॉलॉइड्स। बताओ भाई, कहानी समझ आ गई यहाँ तक की सबको? नव्या समझ आ रहा है? कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन किया, मेरे ख्याल समझ आया, ये बीच से ज्वाइन किया गया, अभी स्टार्टिंग ये वाला टॉपिक पढ़ रहा है स्टार्टिंग से। चलो जो भी है, ठीक है। नीति, पायल समझ आ रहा है? उर्वशी, जय? यस सर। ठीक है, तो लेस कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन क्या सीन है, समझ में आ गया सबको? ओके, सो इसको हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सब सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशन बिहेव एज नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। they behave like normal strong electrolytes at low concentration. ठीक है, मेहर कोई डाउट? यस सर।
but at high concentration exhibit colloidal behavior. Exhibit colloidal behavior. Due to formation of aggregates. ठीक है बच्चों, तो ये कहानी है बहुत इंपॉर्टेंट कि सोप पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन पे हवा में टंग जाते हैं। ऐसे क्यों टंगते हैं वो बता दिया आपको मैंने। हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से दूर रहता है, पानी से डर लगता है उसको। और जब बच्चों हमने कंसंट्रेशन बढ़ाते गए तो एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी, है ना, एक कंसंट्रेशन ऐसी आएगी जब सरफेस भर गया। अब क्या करें वो, अब वो अंदर जाके मिसल्स फॉर्म कर लेते हैं, गुच्छे बना लेते हैं, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन पे वो कॉलोइडल बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। समझ में आ रही है बच्चों। इस पे क्वेश्चन आता है, सीएमसी बोलते हैं इसको, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन वो कंसंट्रेशन जिसपे मिसल्स बनने शुरू हो जाते हैं, गुच्छे सर ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स में ही आता है। हाँ, the minimum concentration at which ठीक है, the minimum concentration at which missiles are formed is called critical missile concentration. तो ये दो डेफिनेशंस आ गई। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन सीएमसी की डेफिनेशन, और उसको क्राफ्ट टेम्परेचर। मिसल बनता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, बहुत लो टेम्परेचर पे मिसल्स नहीं बनते, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस above a minimum temperature, above a particular temperature या minimum temperature called Kraft temperature. Particular temperature called Kraft temperature. तो जो ये सारी डेफिनेशंस छोटी छोटी बोर्ड में आ सकती हैं, है ना। एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या होता है, बोर्ड में आ सकता है। मेंस में फिर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताओ किसका मिसल कंसंट्रेशन कम होगा, किसका ज्यादा होगा ना, जैसे साइज होगा। मान ले एक लिख दिया मैंने C17H35CONA, और एक लिख दिया मैंने C15H31CONA। जिसका साइज बड़ा है वो जल्दी सरफेस को भर देगा, नहीं भर देगा? इतना सिंपल सा लॉजिक है यार, जल्दी सरफेस को भर देगा, कम कंसंट्रेशन पे ही सरफेस को भर देगा। तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन किसके लिए कम होगी, कौन कम कंसंट्रेशन में ही भर जाएगा, मिसल बनने शुरू हो जाएंगे। ये थोड़ा सा देर में मिसल बनाएगा क्योंकि इसका साइज थोड़ा छोटा है इसके रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात बच्चों? ऐसे तो लॉजिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं मेंस में। बोर्ड में आपको पता है डेफिनेशंस लिखने के लिए आएंगी, कहानी लिखने के लिए आएगी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन की और क्राफ्ट टेम्परेचर की। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? कैटेगरीज समझ में आ रही सब कोलॉइड्स की, है ना। तो दो कैटेगरीज देख ली हमने बच्चों अभी तक। क्या, एक तो डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे वो गंदा सा टेबल याद करना है, और दूसरा है ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डीपी पार्टिकल्स। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, मल्टीमोलिकुलर है, मैक्रोमोलिकुलर है या एसोसिएटेड है। इंपॉर्टेंट कैटेगरी। क्वेश्चंस इसके कल करेंगे। थोड़ा सा ओवर करना। हाँ, कल भी करेंगे इसके क्वेश्चंस। ऑर्गेनिक हम अगले वीक से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, है ना। इसके बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है सर बच्चों? ये चैप्टर हो गया? मैं थोड़ा सा बचा है यार, कल तक हो जाएगा बोल रहा हूँ। मेहर सर इतना छोटा चैप्टर था? वही सर, इतना जल्दी? हाँ, सरफेस केमिस्ट्री तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, अभी मतलब बचा है, अभी हुआ नहीं है। अभी तो पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला कल तक हो जाएगा। कल तक में तो अभी 24 घंटे बाकी है ना, है ना रुद्रांश? यस सर। तो कल तक हो जाएगा यार। परसों आपका टेस्ट है,
नो सर। फिर हम यस सर। लिख लिया बच्चों? ओके, तो यहाँ तक की कहानी समझ आ गई। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखो। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अट्रैक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स में अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा है, कम है, उसके बेसिस पे सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन आ रहा है लायोफोबिक सोल्स एंड लायोफिलिक सोल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली नाम से समझ आ रहा है आपको, लायोफोबिक में फोबिया होगा, है ना, अट्रैक्शन कम होगा। डीपीडीएम में दूरियां होंगी। लायोफिलिक में, है ना, दोस्ती यारी होगी इनकी, डीपी और डीएम पार्टिकल्स की। समझ आ रही बात? अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो दो तरह की कैटेगरी होती है, लायोफोबिक और लायोफिलिक, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। ठीक है, तो लायोफिलिक में अट्रैक्शन बिटवीन डीपीडीएम इज हाई। बहुत अच्छी दोस्ती यारी होती है। ठीक है, जनरली बच्चों ये ऑर्गेनिक वाले कॉलॉइड्स आते हैं यहाँ पे, जैसे प्रोटीन्स। ठीक है, बायो वालों को समझ आएगा आराम से मजे में। प्रोटीन्स, गम्स, स्टार्च, जिलेटिन, सब। प्रोटीन्स भी पढ़ोगे आप, है ना, इसमें ऑर्गेनिक वाले ग्रुप्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स में CONH2, है ना, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और इनमें H बॉन्डिंग का सीन होता है। किसका सीन होता है? H बॉन्डिंग का, पानी के साथ H बॉन्डिंग बनाने का सीन रहता है। समझ आ रहा है सबको? ठीक, तो आप प्रोटीन्स, गम, स्टार्च, जिलेटिन, इनमें से कुछ भी चीज मिलाओगे तो बढ़िया से दोस्ती हो जाएगी उसकी पानी के साथ। क्यों? क्योंकि H बॉन्डिंग हो जाएगी, तो अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ आ रही बात? तो बच्चों ये काफी स्टेबल कॉलॉइड्स बनाते हैं। कैसे कॉलॉइड बनाते हैं? स्टेबल कॉलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक, अब जब अट्रैक्शन हो गया अच्छा खासा, तो आराम से ये स्टेबल हो जाएंगे पार्टिकल्स, है ना। एक पार्टिकल को बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाएंगे, उसको घेर लेंगे, अट्रैक्शन बॉन्डिंग हो गई इनकी, और ये स्टेबल हो जाएंगे पार्टिकल्स। समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया सा सॉल्यूशन बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत किसी को? क्या होता है लायोफिलिक, जिनमें अट्रैक्शन होता है जीपीडीएम में? ठीक है, अट्रैक्शन अगर बहुत कम होगा, ठीक है, अट्रैक्शन अगर कम होगा, ठीक है, तो वो, उसको हम क्या बोलेंगे? जो लायोफोबिक फोबिया है। ठीक है, इनऑर्गेनिक वाले जैसे होते हैं, जो सल्फर सोल हो गया, गोल्ड सोल हो गया। इनऑर्गेनिक में पता ही आपको, H बॉन्डिंग का कोई सीन है नहीं सल्फर का वाटर के साथ, ना गोल्ड का वाटर के साथ, है ना। तो वो उतने स्टेबल नहीं होते, वो उतने स्टेबल नहीं होते। ठीक है, स्टेबल नहीं होते, वही आपको स्टोरी समझनी है क्यों नहीं होते। समझना बच्चों ध्यान से इसको। तो एक तो ठीक ठाक साइज है अभी इनका, कॉलॉइडल साइज ठीक ठाक होता है। अब इनको, जो इसको घेर के खड़ा है सॉल्वेंट, उससे अट्रैक्शन बन नहीं पा रहा है इसका, है ना, उससे दोस्ती हो नहीं पा रही। ठीक, अगर उससे दोस्ती नहीं हो पा रही तो ये अपने भाइयों के पास जाएंगे, ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं फिर। तो जब पानी के साथ इनकी दोस्ती नहीं हो पा रही, तो ये एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं पास पास। और अगर ये एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते पास आ गए, इकट्ठे हो गए बच्चों, तो क्या होगा? और बड़े हो जाएंगे साइज में, मास बड़ा होकर नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे, और हमारा कॉलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे इनकी दोस्ती आ रही हो गई थी पानी के साथ, है ना। तो एक पार्टिकल को बहुत सारे पानी वाले दोस्त मिल गए थे,
वो स्टेबल हो गया। इस पार्टिकल को यहाँ पे मिल गए, दोस्ती यारी हो गई, वो यहाँ स्टेबल हो गया, ये यहाँ स्टेबल हो गया, अलग अलग दूर दूर सब लोग स्टेबल हो गए। समझ आ गई कहानी? ठीक। ये स्टेबल नहीं हो पाए तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे तो हैवी एग्रीगेट बना के नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, लेस स्टेबल गेट्स प्रेसिपिटेटेड इजिली, प्रेसिपिटेशन हो गया। और जो वर्ड्स हैं दो तीन यहाँ पे गेट्स कोएगुलेटेड, कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन का दूसरा स्टाइल मारने के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज करेंगे? कोएगुलेशन, गेट्स कोएगुलेटेड, गेट्स फ्लॉकुलेटेड, फ्लॉकुलेशन। अब ये वर्ड्स यूज कर करके आपको डराया जाएगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, सबका एक ही मतलब है, प्रेसिपिटेशन। बताओ समझ आ रहा है? कौन से वाले होंगे ये? जनरली इनऑर्गेनिक, जनरली इनऑर्गेनिक कॉलॉइड्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड सोल, सल्फर सोल, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, ये सारे इनऑर्गेनिक वाले हो जाएंगे लायोफोबिक। ये बहुत बोरिंग काम है ये इनऑर्गेनिक पढ़ाना, कहानियां पढ़ाना, है ना, लेकिन पढ़ना है उसको, याद करना है आपको अच्छे से। लायोफोबिक, लायोफिलिक समझ आ रहा है? कोई दिक्कत अर्नब? नो सर, बट नींद आ रही है अब। नींद आ रही है ना? हाँ, मेरे को भी आ रही है, मैं क्या करूँ लेकिन पढ़ाना पड़ेगा मेरे को तो। तुम तो सो सकते हो फिर भी, है ना, तुम्हारे पास सर ऑप्शन। इसमें तो कहीं पे कुछ लॉजिकल मतलब सब कुछ ही थ्योरी है। तो बेटा वैसे ही चैप्टर चलेंगे, क्या करें? फिर रटना ही रटना है इसमें, और गंदा कुछ रटना नहीं सर हुआ इसकी है। पीडीएफ भेज देना। हाँ हाँ, पीडीएफ तो सबकी भेजूंगा यार, है ना, उसकी टेंशन मतलब, ये तो वो भी है ना, रिकॉर्ड भी हो रहा है वैसे तो, लेकिन ठीक है, रिकॉर्डिंग के भरोसे नहीं रहना है, पढ़ना है भाई। ठीक है, सर मैंने तो सारा लिख लिया। वेरी गुड, शाबाश। तो ये चीज है बच्चों, ठीक है। लायोफिलिक को और जो पॉइंट्स हैं बच्चों इसके डिफरेंस के, डिफरेंस ऑफ, बोर्ड में आएगा डिफरेंस लिखो इनके पॉइंट्स का, ना बोर्ड अगर हुए तो, है ना, अगले साल भी पता नहीं होंगे या नहीं, लेकिन अगर हुए तो ये आएगा, डिफरेंस लिखो लायोफोबिक और लायोफिलिक में। तो इजी टू प्रिपेयर, इनको बनाना आसान है क्योंकि स्टेबल है ना। प्रोटीन शेक बनाने के लिए क्या, प्रोटीन डाला पानी में, है ना, चम्मच घुमाई, प्रोटीन शेक तैयार, इजी टू प्रिपेयर, वो स्टेबल हो जाएंगे चम्मच से घुमाते ही। लेकिन यहाँ पे दे रिक्वायर, ये इतने इजीली स्टेबल नहीं होते, दे रिक्वायर स्पेशल मेथड्स टू प्रिपेयर। इनको बनाने में स्पेशल मेथड्स लगते हैं, जो हम पढ़ेंगे दो तीन मेथड्स। संगारी की डिफरेंस, दे आर रिवर्सिबल। बनाया आपने, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे सेटल डाउन भी हो गया तो फिर से चम्मच घुमा देंगे, फिर से बन जाएंगे, रिवर्सिबल है। ये इतनी मुश्किल से बने हैं, एक बार बिगड़ गए तो फिर दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इनको बोलते हैं इरिवर्सिबल। समझ आ रहा है बच्चों? कोई दिक्कत? ऐसे समझ समझ के हमें याद रखना है। चलो आज ये कर लेते हैं, बस इसके दो तीन पॉइंट्स लिख लेते हैं ना, फिर नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज है, वरना अरना सर बोलेगा, हो गए सारे पॉइंट्स? वरना बोलेगा तो सो गया था सर बीच में ही है। नहीं, अभी तीन चार पॉइंट्स बचे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ज्यादा विस्कस हो जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन है पार्टिकल्स और डीपी और डीएम में। ठीक है, सो they are their viscosity is higher than नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन से इनकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनकी विस्कोसिटी में कुछ खास फर्क पड़ेगा ही नहीं, जैसा पहले था वैसे ही, अट्रैक्शन तो हुआ नहीं कुछ, तो ये लेस विस्कस रहेंगे या फिर इनकी विस्कोसिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा।
जो सॉल्वेंट था बच्चों पहले उसमें हमने सॉल्यूट मिला, लेकिन उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, जो जैसी पहले थी विस्कोसिटी वैसी बात करें। सरफेस टेंशन कम हो जाती है, विस्कोसिटी बढ़ती है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से। सरफेस टेंशन कम हो जाती है जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ते हैं, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस और becomes lower than solvent या solution। ठीक है, इनमें सरफेस टेंशन कम हो जाती है कॉलोइडल सॉल्यूशंस में। यहाँ पे सरफेस टेंशन विस्कोसिटी सब पहले जैसी रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर एवरीवन, समझ आई बात अच्छी इतनी सबको? ठीक, तो ये है डिफरेंस ऑफ पॉइंट्स बिटवीन थर्ड और लास्ट क्लासिफिकेशन कॉलोइडल सॉल्यूशंस का, लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल्स। सर लास्ट लाइन बच गई थी। अच्छा, एक सेकंड। तो लास्ट क्लास में जो मैंने जो शीट भेजी थी, दोबारा से भेज रहा हूँ एक बार, कुछ लोग आज आज ऐड हुए हैं शायद, है ना? उसका एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उसमें वही टेबल के ऊपर कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, टेबल बेस्ड। तो मैंने दोबारा से सेंड कर दिए, कुछ लोग नए हैं तो ग्रुप पे। क्वेश्चन 6 देखो एक बार सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6। जी मेंस में भी, नीट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सीधे सीधे पूछ लेते हैं यार कि ये किस कैटेगरी का है। क्वेश्चन 6 ऑफ द शीट।